Now, the process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये एनर्जी प्रोडक्शन का साइट कौन सा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड is stored in the form of ATP. Now ATP stored in mitochondria is released as per your requirement. तो उस रिक्वायरमेंट के तहत जो भी पार्ट आपके शरीर में जरूरत होता है उस पार्ट के अनुसार आपका रेस्पिरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है. नाउ आपके कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को लेके बात करें तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने काफी बातचीत किए थे. अगर मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करता हूं तो एरोबिक एनारोबिक है. नाउ रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट. तो ग्लूकोज से पाइरुवेट ये पहला स्टेप है जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. सो ये स्टेप कहां पे होते हैं ना, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होते हैं. Glucose molecule is broken down into pyruvic acid. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन एटॉम से फॉर्म करते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो मेरा 2 पायरुविक एसिड का पार्ट मुझे मिलेगा. ये 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटॉम्स कंटेन करेंगे. अगर मैं आगे चलूं तो फर्दर पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो घुसता है तो इसका मतलब है उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है. अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म से क्रॉस करते हुए निकलेगा. So if we want to tell it in English, we can say that further breakdown of pyruvic acid take place in mitochondria and the molecules formed depend on the type of the respiration in a particular organism. So respiration is of 2 types. One is aerobic, another is anaerobic. Respiration और एक पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं क्या ना, गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बाय द ब्रीदिंग. So we can say that breathe down of the simple food in order to release energy inside the cell is called cellular respiration. अगर मैं आपके बुक के पार्ट के अनुसार जाऊं जो कि मेरा एनसीईआरटी बता रहा है कि लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और ये इन्वॉल्व करते हैं एक प्रोसीड्यूर जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस. ये ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होगा. तो ये स्टेप आपको बता रहा है एक एरोबिक एक एनारोबिक, जो हम लोग पहले से जानते हैं. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपका पार्ट जिसके लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं. अगर मैं इस पार्ट को हाइलाइटेशन पॉइंट्स में डालूं तो हमारे पास क्या आएगा? अगर मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and energy is released and water molecule is also formed at the end of the process. Now if we are talking about the anaerobic respiration, this type of respiration happens in the absence of oxygen. So pyruvic acid either ethyl alcohol में convert करेगा या lactic acid में convert करेगा. Ethyl alcohol is usually formed in the case of
anaerobic respiration in microbes like bacteria and yeast, and lactic acid is formed in some microbes as well as in human muscles. तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ था, पायरोवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बढ़ गया, उसके साथ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। इसी पायरोवेट का मैं ईस्ट के बारे में बात करूं, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ईस्ट और बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर इसी पार्ट को मैं मसल्स के बारे में बात करूं या मसल सेल्स के बारे में बात करूं, जहां पे लैक ऑफ O2 के कारण लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, जहां लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ एनर्जी हुआ। अगर ये पायरोवेट आपको साइटोप्लाज्म से ना जाते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जाते हुए निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका 38 ATP का प्रोडक्शन होगा, जो हम लोग ऑटोमेटिकली जानते हैं। तो अगर मैं एरोबिक और एनारोबिक का तुलना करूं, तो तुलना करते हुए एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। एक एरोबिक जिसका नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जिसका नाम है एनारोबिक वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आपका एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जबकि एनारोबिक में आपका एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। So the energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used as a fuel to all activities to the cell. तो ये as a fuel हमारे शरीर में इस्तेमाल हो रहा है, और ये ATP टूट जाते हैं, ये ATP को तोड़ दिया जाता है, और ये ATP तोड़ने के बाद हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए, ये एटीपी का फॉर्मेशन का पार्ट आपके बुक में दिया गया है कि एटीपी जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लास 9 चैप्टर 1। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली एटीपी का सिंथेसिस होने के लिए एडीपी का होना जरूरी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी आपके शरीर में बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नर्वस इंपल्स के लिए। ये नर्वस इंपल्स के लिए एटीपी कैसे इस्तेमाल होगा, ये आपके चैप्टर 2 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो पाथवे डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। ऑलरेडी कल मैंने इसके बारे में बातचीत किया था कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं। जब भी मैं वाटर के बारे में बात करने जाऊंगा तब मेरा ऑस्मोसिस आ जाएगा। ऑस्मोसिस के अंतर्गत आपका एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस मौजूद है। तो ये पार्ट हम लोग कल बातचीत किए थे। नाउ कमिंग डाउन टू द अनदर पार्ट। इस अनदर पार्ट में जब हम लोग आएंगे, वी शुड नो अबाउट द लिटिल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या है ना, आपके मसल्स में लेग पेन्स होते हैं कभी कभी। while you are running you feel a pain in your leg, या ऐसे बोल सकते हैं when someone runs too fast he may experience a throbbing pain in the leg muscles because anaerobic respiration take place in the muscles। क्या होता है, जब आप दौड़ते हैं तो एनर्जी का डिमांड आपके शरीर या मसल सेल्स में ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और इसके कारण से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं। ये लैक्टिक एसिड के लिए, ये लैक्टिक एसिड आपके जब मसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे तो आपको एक मसल पेन लगता है, और ये जो पेन होता है, ये पेन थोड़ा देर के लिए आपके साथ रहता है। आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो वो लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाते हैं और आप दोबारा ठीक हो जाते हैं।
अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, so where organism need continuous supply of oxygen and carbon dioxide produced during this process is removed through the body. Now different organism use different types of method of intake of oxygen. ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कोई स्किन से रेस्पायर करता है, कोई आपके ट्रैचियल सिस्टम से रेस्पायर करता है, कोई गिल्ड से रेस्पायर करता है, कोई लंग से रेस्पायर करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे है जिस वे के माध्यम से वो रेस्पायर करते हैं। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर टू नो फॉर अस। ओके, अगर मैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं तो अर्थवर्म, हमारे पास एक एग्जांपल था अर्थवर्म जो अपने स्किन सरफेस से अपना रेस्पिरेशन करता है, जबकि एमीबा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एमीबा अपने स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एनिमल सेल में आपका लास्ट लेयर सेल वॉल नहीं रहेगा, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा या सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम लोग को सांस लेने में हेल्प करता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमें जानने होंगे। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड लेके अपना ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। डिफ्यूजन एक मेथड है जिस मेथड के माध्यम से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स अपना सांस लेने का प्रक्रिया को जारी करते हैं। प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन यूटिलाइज्ड होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का बात करूं जैसे इंसान हो गया, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम रहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट निभाते हैं। अगर मैं गिल्स का बात करूं तो गिल्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो फिशेस के लिए होते हैं, जो ऑक्सीजन को टेक करते हैं, जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द वाटर। तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो ऑक्सीजन वो गिल्स के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं। So we all know that the availability of oxygen is less in the aquatic environment. So the breathing rate of the aquatic organism is faster. A question can be asked to you that why the breathing rate in aquatic organism is higher. So you need to answer that the availability of oxygen is less in the aquatic environment. So the breathing rate of aquatic organism is fast. So the breathing rate of the aquatic organism is faster. तो आपको रीजन में अगर ये पूछा जाए तो आपको आंसर करना है। हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इंसेक्ट्स के पास स्पाइरकल्स होते हैं और ट्रैचीज होते हैं, ट्रैक्यूल्स होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीजन को लेने और छोड़ने में। जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो उनके पास लंग्स होते हैं और उस लंग्स के माध्यम से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर कंपेयर टू व्हाट इन द फिशेस। ये क्वेश्चन अक्सर आपके सीबीएसई में अराइज करते हैं। नाउ इफ यू आर कमिंग टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके एक पेयर लंग्स होते हैं, ये कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसका शुरुआत कहां से होता है ना, आपके नोस्ट्रिल्स से। आपके नोस्ट्रिल्स में दो छिद्र होते हैं जिसको हम लोग नेजल पैसेज बोलते हैं। सो द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज कंपोज्ड बाय हेयर्स, और ये हर वक्त भीगे हुए रहते हैं, ये हर वक्त भीगे हुए रहते हैं क्योंकि म्यूकस सीक्रेट होता है यहाँ पे। ये म्यूकस का क्या काम है ना, ये म्यूकस आपके डस्ट को फिल्टर करते हैं और
जब डस्ट को ये फिल्टर करते हैं, इसके अलावा जो आपके प्योर ऑक्सीजन है, उस प्योर ऑक्सीजन को आपके लंग्स तक पहुंचाता है. सो वी कैन से दैट द म्यूकस एंड द हेयर help in filtering the dust particles out from the inhaled air, and further the air is warmed up when it enters your nasal passage. जैसे एयर नेसल पैसेज में घुसा, आपके जो बीच में एक डिवाइडेशन होता है, उस डिवाइडेशन का नाम है कार्टिलेजियनस सेप्टम. इसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नेजल पैसेज के साथ कनेक्ट होता है, जिसका नाम होता है फेरिंग्स. ये फेरिंग्स आपके लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. इस लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं. इसके बाद ये एक कार्टिलेजियस रिंग के माध्यम से ट्रैकिया कनेक्टेड होते हैं. ये ट्रैकिया क्या है ना, फेरिंग्स के बाद आपके जो कार्टिलेजियनियस शी शेप्ड पार्ट होगा, ये शी शेप पार्ट आपके एयर को ब्रोंची तक पहुंचाता है. ब्रोंकी, आपके शरीर में 2 ब्रोंकी होता है, अपेयर, जिसके अंदर से ट्रैकिया निकल के आता है. एक ब्रोंकस आपके लंग्स में जाता है. ये ब्रोंकस जाने के बाद ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं. सो ए ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, जिसको हम लोग लोब्स कहते हैं. लोब्स आपके राइट में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं. राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है देन द लेफ्ट लंग्स, बिकॉज आपके हार्ट है लेफ्ट साइड में. इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसका नाम है एल्वुलाई. तो ये जो एल्वुलाई के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये एल्वुलाई का पिक्चर आपके सामने है. ये कुछ एयर सैक्स होते हैं एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स. सो दिस एल्वुलाइज आर कंपोज्ड ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन and it is place where blood capillaries are there. So alveolus का काम क्या हुआ? एल्वुलस का काम हुआ ऑक्सीजन को मिक्स करवाना ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के ब्लड से बाहर निकाल देना बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन. So I can say that this is the alveolus where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exit from the blood. So the exchange of gases in alveoli take place due to the pressure differential. Now passage of the air through the respiratory system. नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलस, ब्लड कैपिलरीज. तो ये प्रोसेस के माध्यम से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. अगर मैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स. ये डायफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करते हैं थोरेसिक चेंबर को एब्डोमिनल कैविटी से. तो थोरेसिक चेंबर को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने के लिए यहां पे हमारा डायफ्राम है. ये डायफ्राम्स आगे की तरफ आ जाते हैं. The lungs contract and air are exhaled. तो आपको यहां पे समझना होगा कि एयर कैसे अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है. So when the diaphragm moves down, the lungs expand and the air is inhaled. तो डायफ्राम आगे आया या ऊंचा हो गया या फूल गया, लंग्स एक्सपैंड किया, एयर घुस गया, तो आपने एयर को इनहेल किया. डायफ्राम
again moves up, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट किए और एयर आपके शरीर से बाहर निकल गया। तो आपको इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का एक्सलेशन और इनहेलेशन का पार्ट आपको दिमाग में रखना होगा, जो इस पार्ट पे आपको बताया गया है। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं, मगर एक्सलेशन के दौरान थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप इनहेलेशन के समय आपके रिब्स जो होते हैं वो अपवर्ड, और एक्सलेशन के समय आपके रिब्स डाउनवर्ड्स में जाते हैं। आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम बिकेम फ्लैट इन शेप, बट व्हेन यू आर एक्सलेटिंग इट, इट इज इन अ डोम शेप्ड। So in the time of inhalation, the volume of the lungs increases and the air enters the lungs. In the time of exhalation, volume of lungs decreases and the air exits from the lungs. So you need to know these points. These points are very, very important according to your study. तो मैंने कुछ बेसिक्स पार्ट लेके बात किए हैं आपके साथ। इस बेसिक पार्ट में आपका किस तरीके से हमारा बॉडी का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, किस तरीके से लंग्स का एक्टिविटी यहां पे फॉलो अप हो रहा है, इस पार्ट को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक आई हैव cleared out the part. If you have any doubt, please let me know about it.